बादल क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है, कितनी ऊंचाई पे कौन से बादल होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करते हैं बादल के साथ कि एक बादल होता क्या है और वो कैसे बनता है। तो देखो, जब भी गर्मियों के दिन होते हैं या फिर वैसे ही तापमान गर्म हो रहा होता है, सूरज अपनी रेडिएशन बरसा रहा होता है, साथ ही जमीन पर इंसान, जानवर, मशीनें और धरती, इन सबसे गर्मी निकल रही होती है। तो उस वक्त धरती की सतह पर, सरफेस पर जो हवा चल रही होती है, उसका तापमान बढ़ने लगता है। अब ये जो गर्म हवा होती है, ये सामान्य हवा की तुलना में बहुत हल्की होती है, तो ये ऊपर की ओर उठना शुरू करती है बहते हुए। ऐसे में जो पवनें जलाशयों के पास या नदियों के पास या महासागरों के पास होती हैं, वो अपने साथ पानी की वाष्प लेकर ऊपर उठती हैं। यानी कि ये गर्म पवन जो है, वो नमी को ऊपर ले जाती है। अब इस वक्त तक ये जो वाष्प होती है, ये काफी हल्की होती है, हवा के हिसाब से ही हल्की होती है। यही कारण है कि हवा इसको ऊपर भी ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये हवाएं जाती कहाँ हैं? ये गर्म हवाएं, ये नमी वाली हवाएं जो हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत पे जाती हैं, जिसका नाम है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। जितनी भी आपको बारिश, तूफान देखने को मिलते हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। ये बारिश आ रही है तो इसी परत में हो रहा है जो भी हो रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब इस परत पर पहुंचते पहुंचते ये जो नमी होती है, जो हवाएं होती है, इनका संपर्क जो है वो नीचे वाली ऊष्मा से टूट जाता है। मतलब जो गर्मी, जो हीट नीचे से निकल रही है, धरती में से निकल रही है, इंसानों में से निकल रही है, गाड़ियों में से निकल रही है, यहाँ आते आते इनका संपर्क इससे टूट जाता है। इस परत में आने पर ये जो नमी और ये जो हवा होती है, गर्म हवा, ये धीरे धीरे फैलना शुरू होती है और यहाँ पर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर रुद्धोष्म प्रक्रिया। अब ये क्या होती है, ध्यान से समझो। मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में आपने एक पिस्टन लगा रखा है, ये दबाने वाला पिस्टन है, और इसके अंदर आपने हवा को कैद कर रखा है। मान लो कि इस हवा का तापमान है 40 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्म है ये हवा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको ठंडा करो, बिना इससे हीट बाहर निकाले और बिना इसको हीट दिए, मतलब इससे गर्मी भी आपको नहीं निकालनी है, ना ही इसको गर्मी देनी है, और इसको ठंडा करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है, आप पिस्टन को थोड़ा ऊपर खींचोगे। ऊपर खींचने से क्या होगा, ये जो आयतन है, ये जो वॉल्यूम है, ये बढ़ जाएगा। आयतन या फिर वॉल्यूम के बढ़ने से इस हवा को जगह मिल जाएगी, ये फैलना शुरू करेगी। यानी कि इसके जो कण हैं, पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो गिर जाएगा। ठीक यही चीज इस परत में आने के बाद होती है हवा के साथ कि भाई गर्मी तो अब मिल नहीं रही है, तो ये धीरे धीरे फैलना शुरू कर देती है। मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने की वजह से ही इसका तापमान गिरने लगता है। इसी को कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंड होना, खुलना। तो हवा को भी खुलने का मौका मिल गया, तापमान गिर गया। अब तापमान कम होते होते एक ऐसा बिंदु आता है जब नमी जो है बिल्कुल ठंडी हो जाती है और एक दूसरे से जुड़ने लगती है। यानी कि वहां पर कोई धूल का कण हो या छोटा मोटा कण हो, उसके आसपास ये नमी जमा होने लगती है और धीरे धीरे करके ये ओस की बूंद बना देती है। इस बिंदु को कहते हैं ओस बिंदु या फिर ओसांक। मतलब तापमान का ऐसा बिंदु जहां पर वाष्प जो है वो ओस की बूंद बना ले, उसको ओसांक या फिर ओस बिंदु कहा जाता है। जिस धूल के कण के आसपास ये नमी जमा होती है और बूंद बनाती है, उसे संक्षेपण केंद्र या फिर कंडेंशन न्यूक्लियाई कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। याद रखना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, संक्षेपण केंद्र, कंडेंशन न्यूक्लियाई, या फिर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। दोनों को आप याद रख सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि जो धूल का कण है वो एक नाभिक की तरह काम करता है। ये एक नाभिक है, इसके आसपास पूरा जो पानी है वो जमा हो गया और बूंद बन गई। तो पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि जो गर्म हवाएं हैं वो वाष्प लेके क्षोभ मंडल में आई, क्षोभ मंडल में वो अचानक से फैल गई। मतलब उनका जो आयतन है वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उनका धीरे धीरे तापमान गिरने लगा, टेम्परेचर गिरने लगा। तापमान गिरते गिरते एक ऐसा बिंदु आया कि उसने ओस की बूंद बना ली, तो उसको हम लोग कहेंगे ओसांक या फिर ओस बिंदु। और जिस कण के आसपास उसने बूंद बनाई है उसको क्या कहेंगे, संक्षेपण केंद्र, कंडेंशन न्यूक्लियाई या फिर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो इसे आपको याद रखना है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पहले ये वाष्प थी, वाष्प के बाद ये ऊपर गई, ठंडी हुई, ओस बनी, ओस की बूंद तैयार हो गई, तो अब इसको कहेंगे हम लोग जल कण। जल कण बोले तो पानी का कण, पानी का पार्टिकल जिसको आप कह सकते हो। अगर तापमान ज्यादा कम हो जाए तो यही जो जल है वो जम के ओला भी बन जाएगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बर्फ जो है कब बनती है? जब तापमान बिल्कुल ही गिर जाए।
अब बहुत सारे जल कणों को आप मिला लोगे, ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स को आप मिला लोगे तो बनेगा बादल। बन गया। अब ये बादल पानी का भी हो सकता है, तापमान ज्यादा ही कम हो जाए तो फिर वो बर्फ का भी हो सकता है। पानी का बादल, बर्फ का बादल। बहुत सारे बादलों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? बादलों का झुंड। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सा प्रोसेस है, 2-3 बार पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। अब यहाँ तो बन गए अपने बादल और बादलों के झुंड, ये बात तो हो जाती है। अब साल 1802 में प्रसिद्ध ब्रिटिश जीव विज्ञानी ल्यूक हॉवर्ड ने बादलों को कुछ कैटेगरीज में बांटा था, मतलब उनका वर्गीकरण किया था। तो उनको हम समझ सकते हैं। पहला आधार तो ये है कि स्वरूप के आधार पे हम बादलों को कैसे बांट सकते हैं। स्वरूप से मेरा मतलब है रंग, उनका अपीयरेंस कैसा है, उनकी फॉर्म कैसी है। इस आधार पे आप बादलों को 4 तरीके से बांट सकते हो। पहला होता है पक्षाभ मेघ, यानी कि सिरस क्लाउड। ये जो बादल होते हैं ये सफेद और हल्के रंग के होते हैं और इनमें हल्की सी चमक नजर आती है। ये आसमान में पतली लकीरों और झालरों जैसे दिखते हैं। आपने ऐसे बादल देखे होंगे। इनकी जो बनावट है बिल्कुल नाजुक रेशमी होती है, जैसे कि किसी ने पतले ब्रश से पेंट किया हो। आपने आसमान में ऐसे बादल देखे होंगे जो बिल्कुल पतले से आपको नजर आते हैं, बिल्कुल एक लंबी लाइन के अंदर। सूरज और चांद इनके पीछे से आपको साफ नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा घने नहीं होते। हालांकि जब ये घने होने लगते हैं तो रात में आपने देखा होगा कि चांद के आसपास एक पूरा घेरा बन जाता है। वो घेरा इन्हीं बादलों की वजह से बनता है। आम तौर पर ये जो बादल होते हैं ये अच्छे मौसम का संकेत होते हैं कि मौसम बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये बादल धीरे धीरे घने हो जाएं और पूरे आसमान में फैल जाएं तो ये आने वाले 24 घंटों में मौसम के बदलने और बारिश के होने का संकेत देते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे बादल एक साथ बन रहे हैं, मतलब बहुत सारी नमी एक साथ जमा हो रही है, बहुत सारा मॉइस्चर जमा हो रहा है, तो ऐसे में बारिश होने का पूरा पूरा खतरा है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि इन बादलों से सीधे पानी की बूंदें नहीं निकलती हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर होते हैं, कई किलोमीटर ऊपर होते हैं, तो इनसे बर्फ निकलती है। वो बर्फ धीरे धीरे आती है नीचे, और नीचे फिर वो तापमान उसको मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तो वो पिघल के पानी बन जाता है। तो डायरेक्ट बारिश इनमें से नहीं निकलती है, बर्फ निकलती है, बर्फ के ओले निकलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाते हैं पक्षाव मेघ या फिर सिरस क्लाउड। इसके बाद दूसरा टाइप आता है कपासी मेघ या फिर क्यूमुलस क्लाउड। अब कपास का मतलब होता है रुई यानी कि कॉटन। तो इसका मतलब ये जो मेघ है या ये जो बादल हैं ये रुई के ढेर की तरह नजर आएंगे या फिर फूल गोभी की तरह नजर आएंगे। फूल गोभी के गुच्छे आपने देखे होंगे, तो ये उस तरीके से आसमान में आपको तैरते हुए नजर आएंगे। अगर ये बादल आपको आसमान में नजर आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मौसम जो है बिल्कुल साफ है, और सूर्य की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो ये चमकते हुए नजर आएंगे। तो ये तो बिल्कुल साफ मौसम की निशानी होती है। इनका जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो बहुत चपटा होता है, समतल होता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा गोल और उभरा हुआ होता है। जैसे कि पहाड़ियां होती है ना, तो मतलब बेस बिल्कुल फ्लैट है और ऊपर एकदम गोल गोल ये उभरे हुए हैं। तो इसे आपको याद रखना, ये इनकी निशानी है। ये जो बादल हैं अलग अलग आकार या साइज के हो सकते हैं और इनके बीच से नीला आसमान आपको साफ नजर आएगा। इनसे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर ये बादल साइज में ज्यादा बड़ा हो जाए तो ये गरज वाले बादल में बदल जाएगा और इससे बारिश हो सकती है। उसका कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा सघन होते हैं, जो डेंस होते हैं, मतलब इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसमें से बारिश की संभावना बन सकती है। जो गर्जन आपको सुनाई देती है वो इन्हीं बादलों से आती है। तो ये कपासी मेघ या फिर क्यूमुलस क्लाउड को आपको इस तरह याद रखना है। तीसरा आता है स्तरी मेघ यानी कि स्ट्रेटस क्लाउड। ये जो बादल होते हैं सफेद और हल्के भूरे रंग के होते हैं और ये आकाश में नीचे होते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं, और बिल्कुल सपाट दिखते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन आपको नजर आएंगे, जैसे आसमान पर किसी ने एक चादर बिछा रखी हो। इनकी कोई खास बनावट तो आपको नजर नहीं आएगी, बिल्कुल एक जैसे आपको नजर आएंगे। कभी कभी ये सूरज और चांद को ढक लेते हैं और धुंधला कर देते हैं, मतलब ये जब आएंगे तो धुंधले हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो तेज धूप है वो हल्की हो जाती है, वो इन्हीं बादलों की वजह से हो जाती है, क्योंकि वो जो है ज्यादातर रोशनी को रोक लेते हैं। रोशनी से मेरा मतलब है इंटेंसिटी को रोक लेते हैं। इन बादलों से अक्सर आपको हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज बारिश आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोहरा बना सकते हैं, क्योंकि ये जमीन के बहुत करीब आ जाएं तो ऐसे में कोहरा बन सकता है। क्षैतिज रूप से ये काफी लंबे क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, लेकिन याद रखना ये परतदार भी हो सकते हैं। परतदार मतलब बहुत सारी परतें मिल जाएं तो ये बहुत ज्यादा मोटे भी हो सकते हैं। तो इसको स्तरी मेघ कहा जाता है, स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, याद रह जाएगा।
और आखिर में एक चौथा प्रकार आता है जिसको हम कहते हैं वर्षा मेघ या फिर निम्बस क्लाउड। ये बादल गहरे भूरे रंग के और स्लेटी रंग के होते हैं और आकाश में आपको लटके हुए नजर आते हैं। मतलब बहुत मोटे मोटे बादल आपको लटके हुए नजर आते हैं ना आकाश में, वैसे ही ये होते हैं। इनकी कोई साफ किनारी नहीं होती है, ये धुंधले होते हैं और फैले हुए लगते हैं। सूरज और चांद को पूरी तरह ये छिपा लेते हैं अपने पीछे और इन बादलों से लगातार हल्की और मध्यम बारिश होती है। जो मेनली आपको बारिश के दिनों में देखने को मिलते हैं ये वही क्लाउड होते हैं वर्षा में। कभी कभी इन बादलों से आपको बर्फ और ओले गिरते हुए भी नजर आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये सिर्फ बारिश ही करते हैं। अगर इनको बर्फबारी करनी है तो वो थोड़े ऊंचे क्षेत्र में कर सकते हैं, जैसे कि चोटियों का क्षेत्र हो गया, पर्वतों का, वहाँ हो सकती है कभी कभी। ये पृथ्वी की सतह से काफी नजदीक होते हैं और मध्य मेघ कहलाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा मध्य मेघ क्या होगा, जब ऊंचाई के आधार पर बताऊंगा। तो ये मध्य मेघ भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप के बादल होते हैं। एक पक्षाब मेघ जो सबसे ऊपर होते हैं, एक कपासी मेघ जो रुई की तरह दिखते हैं, एक स्तरी मेघ जो चादर की तरह बिछे हुए होते हैं और सूरज की रोशनी को कम कर देते हैं। मतलब कम करने का मतलब ये होता है कि जैसे हल्की कर देते हैं धूप को। और एक होते हैं वर्षा मेघ जिनसे वर्षा होती है। बोलो ये 4 प्रकार आपको याद होंगे कि नहीं होंगे? बहुत ही सिंपल है। सब पहले जो सबसे ऊपर होता है बिल्कुल लंबी लाइनों की तरह होता है। दूसरा जो रुई की तरह होता है, साफ मौसम में नजर आता है। तीसरा जो चादर की तरह बिछ जाता है जिससे रोशनी कम हो जाती है। और चौथे से बरसात हो जाती है। तो एक तरीके का क्रम बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब होता क्या है कि बहुत बार ये जो चारों टाइप के बादल होते हैं ये कभी मिक्स हो जाते हैं। जैसे 2 बादल मिक्स हो गए या 3 मिक्स हो गए, तो इस तरीके से नए बादलों का निर्माण हो जाता है। तो वो जो बादल होते हैं वो ऊंचाई के आधार पर बटे हुए हैं। ऊंचाई के आधार पर मतलब हाइट के आधार पर। अब 3 टाइप से आप बांट सकते हो हाइट के आधार पर। पहले होते हैं निम्न मेघ जो कि आपको 2.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि इस क्षेत्र में अलग अलग टेम्परेचर की हवाएं होती हैं। जैसे कोई ठंडी हवा हो गई, थोड़ी गर्म हो गई, तो ये हवाएं आपस में मिल जाती हैं और बादल बना लेती हैं। इसके अंदर आपको धूल के कण बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन नज़दीक है तो धूल के कण ऊपर उड़ते रहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बनने वाले जो बादल होते हैं वो मेनली काले होंगे या फिर भूरे होंगे। अगर ये घने हो जाएं तो इनसे अंधकार छा जाता है और इनके अंदर नमी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हवा अभी अभी नमी लेके आई है, तो वो नमी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? ये निम्न स्तर के अंदर ही होगी। तो इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। तो ऐसे बादल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश बरसा सकते हैं। अब इस एरिया में आपको कौन से मेघ देखने को मिलेंगे? एक तो मिलेगा स्तरी मेघ देखने को मिलेगा, जो चादर की तरह फैला हुआ होता है, स्टेटस क्लाउड जिसको कहते हैं, वो इस एरिया में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको वर्षा स्तरी मेघ देखने को मिलेगा, यानी कि निम्बस और स्टेटस को मिला दिया, मतलब वर्षा मेघ और स्तरी मेघ को मिला के ये बना है, इसलिए इसको निम्बो स्टेटस भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। एक आपको स्तरी कपासी मेघ मिलेगा, मतलब स्तरी मेघ और कपासी मेघ को मिला के बना दिया, तो इसको स्ट्रेटोक्यूमुलस मेघ भी कहा जाता है, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड जिसको कह सकते हैं। एक होता है कपासी मेघ जो कि आपका रुई की तरह नजर आता है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक होता है कपासी वर्षा मेघ, मतलब कपासी मेघ ही अगर घना हो जाए तो वो बारिश भी कर सकता है। तो ये सारे मेघ जो एक दूसरे को मिला के बने हैं, ये सारे क्लाउड जो एक दूसरे को मिला के बने हैं, वो आपको इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है कि 2.5 किलोमीटर के एरिया में कौन कौन से मेघ या फिर क्लाउड देखने को मिलते हैं, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। ये लिस्ट आप बिल्कुल याद करना, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। दूसरा आता है मध्य मेघ, यानी कि थोड़ा और ऊपर चलो, 2.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये भूरे रंग के होते हैं मेनली। इनमें भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है। तापमान इनका कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है, मतलब टेम्परेचर कम है। लहरदार धाराओं के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे ये। और जो इंद्रधनुष की छटा होती है वो इन्हीं के अंदर दिखाई देती है। पर्वत शिखरों पर जो आपको बर्फ नजर आती है वो इन्हीं मेघों की वजह से नजर आती है, इन्हीं क्लाउड्स की वजह से। और जब ये पर्वत शिखरों पर, मतलब पहाड़ियों की जो चोटियां हैं उन पर छाए हुए होते हैं, तो उस वक्त इनको बैनर क्लाउड या फिर पताका मेघ के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझो कि जो चोटियां होती है, बर्फ की चोटियां, उन पर जो बर्फ गिरती है वो इन्हीं मेघों की वजह से गिरती है। क्योंकि एक तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी बात है ये बर्फ गिराएंगे, तो पहाड़ पे गिराएंगे तो पहाड़ पर तो सीधे बर्फ ही गिरेगी, पिघलेगी नहीं, तो वहाँ पर बर्फ जमा हो जाती है। दूसरा क्या है, जब ये उस समय पे यहाँ पर छाए हुए होते हैं बर्फ की चोटियों के आसपास, तब इनको पताका मेघ के नाम से जाना जाता है। सवाल बन सकता है पताका मेघ या फिर बैनर क्लाउड किसे कहते हैं? कौन कौन से मेघ आते हैं इसके अंदर?
मध्य स्तरीय मेघ जिसको ऑल्टो स्टेटस कह सकते हैं, और एक आता है उच्च कपासी मेघ जिसको ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड कह सकते हैं। ये भी मिला जुला के बने हुए हैं, मतलब एक को दूसरे के साथ मिला के बनाया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। जो तीसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं उच्च मेघ या फिर हाई क्लाउड, जो कि 6 से 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर होते हैं। ये और भी ऊपर होते हैं, यहाँ तक धूल के कण पहुँच नहीं पाते, इसीलिए ये बिल्कुल श्वेत रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। यहाँ का तापमान भी बहुत कम होता है, नमी भी बहुत कम होती है, इसलिए बिल्कुल हल्के क्लाउड होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते, हल्के बिल्कुल सफ़ेद रंग के, मोतियों की माला की तरह आपको नजर आएंगे। इनमें कौन कौन से मेघ होते हैं? एक होता है पक्षाप स्तरीय मेघ जिसको सिरो स्टेटस क्लाउड भी कहा जाता है। दूसरा होता है पक्षाप कपासी मेघ जिसको सिरो क्यूमुलस क्लाउड भी कहा जाता है। और तीसरा पक्षाप मेघ जो सबसे ऊपर होता है जिसको सिरिस क्लाउड कहा जाता है। तो 3 टाइप के हाइट से आप देख सकते हो, एक 0 से 2.5 किलोमीटर के बीच में, एक 2.5 से 6 किलोमीटर के बीच में, और एक 6 से 20 किलोमीटर के बीच में। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो ज़मीन के ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा मैला नज़र आएगा, भूरा नज़र आएगा, काला नज़र आएगा। जो थोड़ा ऊपर होगा वो कम काला नज़र आएगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सफ़ेद नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप ऊंचाई के आधार पर जो बादल हैं उनको बांट सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको समझ में आया होगा कि बादल क्या होता है, कैसे बनता है, और उसको कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।